नमस्कार साथियों। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स पर चर्चा करेंगे। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, तो ये देखिए, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है। कुछ बायो मतलब जैव कहा जाता है। यहाँ बायो का मतलब क्या होता है, जैव, और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म या एजेंट्स या मुख्य रूप से जीवों को नियंत्रण किया जाए। लेकिन किसके द्वारा नियंत्रण किया जाए, उन्हीं जीवों के द्वारा नियंत्रण किया जाए। क्या, जीवों के द्वारा उन्हें नियंत्रण किया जाए, तब इसको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसे जीव पाए जाते हैं जो क्रॉप्स को या अदर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नुकसान पहुंचाते तो उनका नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रण करने के लिए दूसरे जब जीवों को या माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स का जब उनका नियंत्रण किया जाए, माइक्रोब्स या अन्य जीवों के द्वारा या अन्य ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब ऐसे जीवों का नियंत्रण किया जाए, तब उसको कहते हैं, तब इसको कहा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। तब क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है। तो जो नुकसान पहुंचाते इनको क्या कहा जाता है, सबसे पहली बात पेस्ट या पीड़क। या पीड़क पहला शब्द है, इस शब्द को आप नोट कर लीजिए, एक बहुत अच्छा शब्द है। एनिमल हार्म टू क्रॉप्स, इनको क्या कह देते हैं, सॉल्ट। एनिमल हार्मफुल टू क्रॉप्स, क्लियर लिख दिया गया। एनिमल हार्मफुल टू क्रॉप्स, इसका क्या तात्पर्य हुआ, जो फसल को लिए नुकसान पहुंचाने वाले होते, जो फसल को नुकसान पहुंचाते, इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, पेस्ट या पेस्टिसाइड्स का, पेस्ट या पीड़क कहा जाता है। सॉरी, पेस्टिसाइड्स नहीं, पेस्टिसाइड्स अब शब्द आ रहा है, देख लीजिए। एक शब्द यहां अभी मैं बताता हूं, एक शब्द यहां और आता है, पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस क्या होते हैं भाई, रोग कारक होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं बच्चों, रोग कारक होते हैं। तो यहां क्या लिख दिया जाए पैथोजेंस के, माइक्रोब्स कॉजिंग डिसीज, माइक्रोब्स कॉजिंग डिसीज, क्लियर। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव रोग पैदा करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, पैथोजेंस कहा जाता है। अब स्वाभाविक है, क्रॉप्स को या अदर फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इन पेस्ट के द्वारा या पैथोजेंस के द्वारा। तो इनका नियंत्रण कैसे किया जाए, ये नुकसान ना पहुंचा सकें, ये नुकसान ना पहुंचा सकें। तो जब अन्य जीवों के माध्यम से ये नियंत्रण किया जाता है, तो उसी इस वजह से उनको बायो कंट्रोल एजेंट कह दिया गया। तो यहां मैं एक शब्द का उपयोग करना चाह रहा हूं, इसके लिए देखिए, इससे जो शब्द बन रहा है पेस्टिसाइड्स, क्या उपयोग कर लिया, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो जो पेस्ट को नष्ट करते हैं, जो पेस्ट को नष्ट करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये, तो प्रश्न ये उठता है कि पेस्टिसाइड्स का मतलब हुआ, पेस्टिसाइड्स को दो रूपों में ले सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, आज हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे हैं, और दूसरे बायो पेस्टिसाइड्स। क्या, बायो पेस्टिसाइड, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा जब रासायनों का प्रयोग करके, केमिकल्स का प्रयोग करके किसी पेड़ पौधे या अन्य फसल पर उनको स्प्रे किया जाए, तब इन ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स को रोका जाए।
रोका जाए तो उसको कहते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स। लेकिन ये केमिकल पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब केमिकल का स्प्रे किसी फसल पर किया जाएगा तो फसल मुख्य रूप से एब्जॉर्ब करेगी, जीव तो नष्ट हो जाएगा, जीव तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उस फसल ने मुख्य रूप से इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया और उन फसल को आप और हम लोग पेड़ पौधों को खाते हैं या अन्य कोई जंतु खाता है तो उसके फलस्वरूप उसके शरीर में पहुंचते हैं। शरीर में तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करके बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाना बहुत लाभदायक होता है। बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाना बहुत लाभदायक होता है। इस वजह से आज आप और हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हैं, अर्थात जीवों द्वारा ही जीवों को नियंत्रण करते हैं, जीवों के द्वारा ही जीवों को नियंत्रण करते हैं। तो उन जीवों को जो नियंत्रण करने का कार्य कर रहे हैं उनको ही बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है। और दूसरे रूप में जब इनको पेस्ट, भाई नुकसान कौन पहुंचा रहा है? पेस्ट पहुंचा रहा है, तो इस वजह से इनको क्या कह दिया? बायोपेस्टिसाइड्स कह दिया गया। क्या कह दिया गया? बायोपेस्टिसाइड्स के नाम से इनको जाना गया। तो इनके बायोपेस्टिसाइड्स या बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा हो सकता है? इसका क्या फायदा है? तो देखिए, उपयोग देख लीजिए इनका। फर्स्ट उपयोग, पहला उपयोग देखिए, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स की अपेक्षा सस्ते एवं लाभदायक होते हैं। देखिए, केमिकल मैंने क्या बताया था? नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन इनका किसी ऐसे जीवों का किसी प्रकार का अपने शरीर पर नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ पेस्ट को नष्ट करने का कार्य करते हैं। क्लियर? पहली बात। दूसरा पॉइंट देखिए, इन्हें आवश्यकता अनुसार उत्पादित किया जा सकता है। मतलब जैसी आवश्यकता है, जिन जीवों को नष्ट करना है तो जिनके द्वारा नष्ट किया जा रहा है, तो उसी आवश्यकता अनुसार मुख्य रूप से आज आप और हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पादित कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट बताया जाता है, इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। देखिए कितना बड़ा महत्व है। इसी वजह से आज बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज किया जा रहा है, अर्थात बायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है कि ये केमिकल की अपेक्षा सस्ते भी होते, कम पैसे भी में भी खरीदे जा सकते हैं मार्केट से, एवं लाभदायक होते हैं, अपने शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, तो लाभदायक हो गए। क्लियर हो गए? दूसरा, ये आवश्यकता अनुसार जैसे जीवों को मारना है तो किन जीवों के द्वारा मारा जाता है, तो मुख्य रूप से आवश्यकता अनुसार इनको बनाया जा सकता है, उत्पादित किया जा सकता है। तीसरा, इनके उपयोग से पर्यावरण किसी प्रकार का प्रदूषित नहीं हो रहा। जबकि केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या? पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस वजह से आज बायो कंट्रोल एजेंट्स अर्थात बायो पेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ा उपयोग है। तो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ले लिया होगा मैं समझता हूं। अब आप और हम लोग देखिए, अब आप और हम लोग टाइप्स पर स्टडी करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इनको मैं ब्रैकेट में यदि बायो कंट्रोल एजेंट लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है बच्चों? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? प्रथम जो है वह है बायो हर्बिसाइड्स। प्रथम कौन सा है? बायो हर्बिसाइड्स। इसको हिंदी में कहते हैं जैव शाकनाशी। क्या कहा जा रहा है? जैव शाकनाशी। जैव शाकनाशी से क्या मतलब है? जब मुख्य रूप से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट किया जाए, जब पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को मुख्य रूप से नष्ट किया जाए तो उसको कह देते हैं हर्बिसाइड्स। यानी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाए या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए तो उनको कहा जाता है बायो हर्बिसाइड्स। बायो दूसरा टाइप्स आता है बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो इंसेक्टिसाइड्स अर्थात जब इंसेक्ट को नष्ट करें, जब इन जीवों के माध्यम से किसी इंसेक्ट को नष्ट किया जा रहा है तब उसको कह देते बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो इंसेक्टिसाइड्स के नाम से जाना जाता है। जब इंसेक्ट के माध्यम से मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाए कि स्वाभाविक है कि किसी भी प्रकार का मतलब कोई इंसेक्ट है वह पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, तब उसके माध्यम से मुख्य रूप से कंट्रोल किया जाए तब उसको कह देते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं बायो हर्बिसाइड्स। तो बायो हर्बिसाइड्स के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कैक्टस प्लांट्स है, भारत ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से बहुत ज्यादा उगता है। तो इसको नष्ट करना कोई लाभदायक ज्यादा होता नहीं है क्या? तो इसको नष्ट करना है तो इसको नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से एक कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम इंसेक्ट होता है। कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम एक इंसेक्ट होता है। यह इंसेक्ट मुख्य रूप से इस कैक्टस को नष्ट करने का कार्य करता है, पहली बात। दूसरा फाइटोप्थेरा। फाइटोप्थेरा नामक मुख्य रूप से एक कवक होता है। फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा नामक एक कवक होता है जो वह मुख्य रूप से ये नींबू वगैरह के पेड़ पौधे वहां उगते हैं तो वहां एक विशेष प्रकार की घास उगती है, विशेष प्रकार की घास होती है अर्थात खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं? बीट्स होते हैं जो अन्य फसल को उगा रहे हैं और उनके बीच बीच में उग जाए, आप और हम लोगों के इच्छा अनुरूप ना उगे, इच्छा के विपरीत ऐसे पेड़ पौधे उग जाए जिसके कारण मुख्य रूप से जो इच्छित पौधे हैं उनको उगा रहे हैं उनको नुकसान हो, तो उनको नष्ट करने वाले को, उनको नष्ट करने वालों को मुख्य रूप से फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा नामक एक कवक है जो मुख्य रूप से नष्ट करने का कार्य करता है। तो उदाहरण लिख लीजिए। हर्बिसाइड्स मतलब सीधे सीधे क्या कह दिया? जो खरपतवार को नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? खरपतवार को नष्ट करते हैं। उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वाभाविक है हर्बिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स कहा गया। एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं इसके? एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लीजिए, फाइटोप्थोरा पल्मीबोरा। ये क्या है? फंगस है। फंगस है जो नींबू के पेड़ पौधों के पास दूध घास मिल्क, इसको देखिए शब्द है क्या है? कौन सी घास है? विशेष प्रकार का आप ध्यान रख लीजिए, दूध घास है। कौन सी घास है? दूध घास है, जिसको क्या कहते हैं? मिल्क वीड वाइन कहा जाता है। मिल्क वीड वाइन कहा जाता है। तो ये फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा जो है नींबू के बागानों में, नींबू के बगीचों में उगने वाले खरपतवार, कौन सी खरपतवार है? दूध घास खरपतवार है। इसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसको नष्ट करने का, तो ये कौन हो गया? सूक्ष्म जीव हो गया। ये कौन हो गया? सूक्ष्म जीव हो गया। क्लियर? पहली बात। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या दे सकती हैं कि कैक्टस सभी ने सुना होगा, यह भारत व ऑस्ट्रेलिया, भारत व ऑस्ट्रेलिया में उगने वाले कैक्टस को नष्ट कौन करेगा? इनको नष्ट कौन करेगा?
तो यहाँ मुख्य रूप से एक इंसेक्ट आता है कैक्टोब्लास्टिस। क्या आता है? कैक्टोब्लास्टिस, कैक्टोरम, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नामक एक इंसेक्ट होता है जो मुख्य रूप से इस कैक्टस को नष्ट करने का कार्य करता है, इस कैक्टस को नष्ट करने का कार्य करता है। तो विशेष ध्यान दे लें, ये क्या है आपका? इंसेक्ट है। ये क्या है? इंसेक्ट है, यानी कि माइक्रोब्स नहीं है। ये माइक्रोब्स नहीं, माइक्रोब्स के अंतर्गत कौन आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएंगे या वायरस आएंगे। बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस आएंगे, लेकिन ये क्या है? इंसेक्ट है। ये क्या है? इंसेक्ट, लेकिन इस कैक्टस को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। किस कैक्टस को नष्ट करने का कार्य कर रहा है? इस वजह से मैंने आपको एग्जाम्पल के अंतर्गत लिया है। ये जो है, ये आपका फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा जो है, फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा, यह सूक्ष्म जीव है, यह एक फंगस है। यह क्या है? एक फंगस है जो नींबू के पेड़ पौधों के पास उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करता है। और नींबू के पेड़ पौधों के पास कौन से खरपतवार उग रहे हैं? दूध घास यानी मिल्क बीड बाइंस उगते हैं। उन मिल्क बीड बाइंस को नष्ट करने वालों को क्या कहा जा रहा है? फाइटोप्थोरा पल्मीबोरा के नाम से जाना जाता है। तो एक ये हो गए। दूसरा मुख्य रूप से कौन से आते हैं टाइप्स में? बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? इंसेक्ट को नष्ट करने वाले को, क्या? इंसेक्ट को नष्ट करने वाले को मुख्य रूप से क्या कह दिया? बायो इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है। तो यहां सीधे सीधे मैं लिख दूं, इंसेक्ट को नष्ट करने वालों को बायो इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायो इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रख लीजिए। देखिए, एक लेडी वर्ड बीटल होता है। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आप देखिए, एक लेडी वर्ड बीटल्स होते हैं, लेडी वर्ड बीटल्स। ये एफिड को नुकसान, एफिड फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो लेडी वर्ड बीटल के द्वारा एफिड को नष्ट किया जाता है। लेडी वर्ड बीटल के द्वारा एफिड को नष्ट किया जाता है। किसको नष्ट किया जा रहा है? एफिड को नष्ट किया जा रहा है। दूसरा मुख्य रूप से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? ड्रैगन फ्लाई। क्या ले लीजिए? ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई मुख्य रूप से क्या है? ड्रैगन फ्लाई जो है वह मॉस्किटोज को नष्ट करता है, मच्छरों को नष्ट करता है। तो स्वाभाविक एफिड है, मच्छर है, जो मुख्य रूप से जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एफिड को नष्ट करने वाले कौन है? लेडी वर्ड बीटल्स है, लेडी वर्ड बीटल्स है। और ड्रैगन फ्लाई जो है वह मच्छरों को नष्ट करता है। तो स्वाभाविक है। ये देखिए, ये दोनों जो है वह ऑर्गेनिज्म है। वह क्या है? ऑर्गेनिज्म है, अर्थात इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट है। क्या है? ये इंसेक्ट है, सूक्ष्म जीव नहीं है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिए हुए, आपकी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिए हुए, इस वजह से मेरे द्वारा यहाँ बताया गया। ये सूक्ष्म जीव नहीं है कि मुख्य रूप से इनको आप कहने लगे सर, अभी तो आप कह रहे थे माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, लेकिन ये तो आपके इंसेक्ट हैं। तो स्वाभाविक है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए, इस वजह से मेरे द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। यह मुख्य रूप से पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो एक मुख्य रूप से तीसरा जो एग्जाम्पल बताया जाएगा माइक्रोब्स के अंतर्गत, अब विशेष ध्यान रखेंगे, माइक्रोब्स के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। किसके एग्जाम्पल बताऊंगा? माइक्रोब्स के। तो आपने सुना होगा एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थ्रुएंसिस, बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया बॉल वर्म को नष्ट करने का कार्य करता है। किसको नष्ट करने का कार्य करता है? बॉल वर्म
नामक एक इंसेक्ट होता है, बॉल वॉर्म नामक एक इंसेक्ट होता है जो कॉटन के पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कॉटन के पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। कॉटन मतलब रुई, रुई के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इधर टमाटर के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, इधर आलू के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। सोचिए ये कितना हानिकारक है, ये फसल के लिए कितना हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए कितना हानिकारक है बॉल वॉर्म। तो इस बॉल वॉर्म को इस बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। भैया बैक्टीरिया कैसे इस इंसेक्ट को नष्ट करेगा, बैक्टीरिया इस इंसेक्ट को कैसे नष्ट करेगा वो आप सुनिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, देखिए एग्जाम्पल को मैं पुनः लिखने जा रहा हूं। देखिए बेसिलस thuringiensis thuringiensis ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है कॉटन, टमाटर एवं आलू के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले बॉल वॉर्म को नष्ट करने का कार्य करता है। बॉल वॉर्म को नष्ट करने का कार्य करता है। अर्थात बॉल वॉर्म क्या हो गया, इंसेक्ट है। क्या है, इंसेक्ट है। अर्थात इसको पेस्ट कह सकते हैं, पीड़क। जो पेड़ पौधों जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको पेस्ट कहा गया है। क्या कहा गया है, पीड़क कहा गया है। तो ये बॉलवॉर्म जो है वह सबसे ज्यादा रुई उत्पादित करने वाले पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। रुई उत्पादित करने वाले पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ टमाटर के पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ आलू के पेड़ पौधों को भी नुकसान मुख्य रूप से पहुंचाने का कार्य करता है। तो फिर इसको मारेगा कौन, इसको नष्ट कैसे किया जाए, इसको नष्ट कैसे किया जाए, तो स्वाभाविक है इसको नष्ट जो किया जाता है बैसिलस थ्रुएंजेनेसिस द्वारा किया जाता है। लेकिन बैसिलस थ्रुएंजेनेसिस जीवाणु है, यह नष्ट कैसे करेगा। देखिए ये सपोज दैट कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में मुख्य रूप से विषैले पदार्थ बनते। ये क्या है, जीन है। क्या है, जीन है। इनके द्वारा कुछ स्पेशल प्रकार की प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ये क्या है, एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है, जिस प्रोटीन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, क्राई प्रोटीन। क्या कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या है, क्राई प्रोटीन है। लेकिन ये क्राई प्रोटीन जो है वह मुख्य रूप से इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। इसमें किस फॉर्म में पाई जा रही है, इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। तो इस वजह से इसको इनएक्टिव प्रोटीन कह देते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, जो टॉक्सिन नेचर की होती है, विषैले नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, विषैले नेचर की मुख्य रूप से होती है। तो स्वाभाविक है कि इन जीन के माध्यम से क्राई प्रोटीन का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे जीन को क्या नाम दे दिया जाता है, क्राइजीन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, क्राइजीन नाम दिया जाता है। तो स्वाभाविक है इन क्राइजीन को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि किसी जीव के अंदर, किसी पेड़ पौधों के अंदर प्रवेश करा दे, किसी पेड़ पौधों के अंदर प्रवेश करा दे जो नुकसान पहुंचा रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये बॉलवॉर्म उस पेड़ पौधों को खाएगा, उस पेड़ पौधों को खाएगा तो स्वाभाविक मर जाएगा। क्यों, क्योंकि यह टॉक्सिन प्रवृत्ति की है, यह विषैले प्रवृत्ति की प्रोटीन होती है। यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही यह बॉलवॉर्म के अंदर जाएगी तो वहां एक्टिव हो जाएगी। क्यों एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि उसकी एलिमेंट्री कैनाल का जो नेचर होता है वह एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन की उपस्थिति में यह कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और उस बॉल वॉर्म को मारने का कार्य करती है। किसको, उस बॉल वॉर्म को मारने का कार्य करती है। कैसे, देखिए किस प्रकार से बॉल वॉर्म को मारेगा। सपोज दैट कि मुख्य रूप से ये कोई बॉल वॉर्म है, ये क्या, कोई एक बॉल वॉर्म है जो इस बैक्टीरिया को खा रहा है, इस बैक्टीरिया को खाता है या इस बैक्टीरिया को मुख्य रूप से खा जाता है।
तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आपके कितने भाग होते हैं सभी को पता है। ये फोरगट वाला भाग होता है यानी अग्रभाग। ये कौन सा भाग होता है, मिडगट वाला भाग होता है, सभी को पता है। और ये कौन सा भाग होता है, हाइंडगट वाला भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है, ये क्या है, वॉल्वॉर्म है। ये क्या है, वॉल्वॉर्म है जो खा रहा है। लेकिन खाएगा कैसे, विशेष ध्यान रखें, खाएगा कैसे, स्वाभाविक है बैक्टीरिया को मुख्य रूप से जब कहीं स्प्रे किया गया या कहीं पहुंचाए गए तो इसको खाएगा। अभी मैंने कहा ना पेड़ पौधों की बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको प्रवेश करा दिया जाए उन पेड़ पौधों में। अब ये वॉल्वॉर्म इसको नुकसान पहुंचा रहा है जाके वहां पे पेड़ पौधों को। तो जैसे ये इसके फोरगट में पहुंचते हैं, फोरगट से मिडगट में पहुंचते हैं, यहाँ मिडगट का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है यानी क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर होता है। तो जैसे ही ये इनएक्टिव प्रोटीन इस प्लेस पर पहुंचती है तो यह क्या हो जाती, इसके कारण एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या हो जाते, एक्टिव हो जाती है ये प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, जिस क्राई प्रोटीन जो है, क्राई प्रोटीन कैसी हो गई, एक्टिव हो गई। एक्टिव होती है तो वैसे ही इसके एलिमेंट्री कैनाल को छिद्रित कर देती है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल को कौन सी, मिडगट वाले भाग को क्या कर देती है, छिद्रित कर देती है। ये छिद्र हो गए। जैसे ये छिद्रित होती है वैसे ही मुख्य रूप से ये बॉलवॉर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात बॉलवॉर्म की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से इस क्राई प्रोटीन के माध्यम से, क्राई प्रोटीन के माध्यम से मुख्य रूप से क्या कराया जा सकता है, बॉलवॉर्म को नष्ट कराया जा सकता है। लेकिन अब मैंने अभी बताया कि जीन को काट पीट कर मुख्य रूप से पेड़ पौधों के अंदर एंट्री कराना, तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाया। ये क्या कहलाया, बायोटेक्नोलॉजी कहलाया। लेकिन आप और हम लोग बात कर रहे हैं बायो कंट्रोल की, आप और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बायो कंट्रोल की। तो कहीं कुछ नहीं, आज मार्केट में मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार के छोटे छोटे पैकेट बना दिए गए हैं। क्या छोटे छोटे पैकेट बना दिए गए, सपोज दैट ये पैकेट है, इन पैकेट में मुख्य रूप से ये क्या पाया जा रहा है, बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस पाया जा रहा है। तो मैं अब इसको शॉर्ट में लिख दूं बीटी, इसको बीटी कॉटन कहा जाता है। बीटी कॉटन प्लांट्स आज मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, बीटी कॉटन प्लांट्स। तो स्वाभाविक है ये पैकेट है कोई, ये क्या है, पैकेट है। अब ये मार्केट में मिल रहा है, आप मार्केट से लेकर आए, मार्केट से लेकर आए और फसल पर पहुंचाने से पहले मुख्य रूप से इसको पानी के एक बाल्टी ली, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इस बीटी को यानी बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस के पैकेट को काटकर इसके अंदर प्रवेश करा देते, यानी कि मिक्सर में पानी में इसको घोल दिया गया, पानी में घोल दिया गया। अब पानी में घोलने के बाद फसल के ऊपर इसको स्प्रे कर दीजिए, फसल के ऊपर क्या कर दे, स्प्रे कर दे, स्प्रे कर दिया फसल पर। अब जैसे ही ये बॉलवॉर्म पहुंचेगा, ये बॉलवॉर्म जैसे ही पहुंचेगा उस फसल को नष्ट करने के लिए, खाने के लिए, उस फसल को नष्ट करने या खाने के लिए जैसे ही पहुंचता है तो ये जो बीटी है यानी बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस है वह मुख्य रूप से किसके अंदर पहुंचेगा, इस बॉलवॉर्म की मिडगट वाले भाग में पहुंचेगा। मिडगट वाले भाग में मुख्य रूप से जैसे ही ये क्राई प्रोटीन पहुंचता है तो इसकी दीवार पर मुख्य रूप से मिडगट वाली दीवार को छिद्रित कर देता है, जिसके कारण इसकी डेथ हो जाती है और पेड़ पौधों की सुरक्षा हो जाती है। इस माध्यम से आज आप और हम लोग कॉटन के पेड़ पौधों, टमाटर के पेड़ पौधों और आलू के पेड़ पौधों को नुकसान होने से बचा रहे हैं। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है, भाई बच्चे हैं, बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि टमाटर को आप और हम लोग खा रहे हैं, आलू को आप और हम लोग खा रहे हैं, चलिए कॉटन को तो नहीं खा रहे हैं लेकिन टमाटर को खा रहे हैं, आलू को खा रहे हैं, तो ये आप और हम लोगों को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है, आप और हम लोगों को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, क्यों, क्योंकि यह नैरो स्पेक्ट्रम होता है, अर्थात इस का कार्य क्षेत्र बहुत कम होता है। यह मुख्य रूप से मैमल्स यानी कि आप और हम लोग जो स्तनधारी हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से कुछ जीवों को ही नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से आपका, अब बीटी मुख्य रूप से यानी बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस में कौन कौन सी वेराइटी आती है जो उपयोग की जा रही है मार्केट में, जो उपयोग की जा रही है। तो देखिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट में एक लगवाऊंगा, तो यहां लिखवा रहा हूं बीटी कौन कौन से होती है, बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस, बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस कौन कौन से मुख्य रूप से कीटों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, कीटों को नुकसान मतलब कीटों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। देखिए
एक तो लेपिडोप्टेरॉन्स, दूसरा मुख्य रूप से आपके डायप्टेरॉन्स को नष्ट करते हैं। तीसरा मुख्य रूप से जो है वह है, यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इट इज विजुअल, कॉलियोप्टेरॉन्स। देखिए, लेपिडोप्टेरॉन्स के अंतर्गत जो भी इंसेक्ट आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य बीटी करता है, बैसिलस thuringiensis नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा, डायप्टेरॉन्स के अंतर्गत जो भी कीट आते हैं उनको भी नष्ट करने का कार्य मुख्य रूप से करता है ये। तीसरा, कॉलियोप्टेरॉन्स के अंतर्गत जो भी कीट आते हैं उनको भी मुख्य रूप से बीटी यानी बैसिलस thuringiensis नष्ट करने का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आता है, बॉलवॉर्म, क्या आ रहा है, बॉलवॉर्म आते हैं, बेडवॉर्म आ रहे हैं, क्या आते, बेडवॉर्म आते हैं, इनको नष्ट मुख्य रूप से करेगा। फिर ये है हाउस फ्लाई, क्या, हाउस फ्लाई को नष्ट करेगा, और मच्छरों को यानी मॉस्किटो को नष्ट करेगा, क्या, मॉस्किटो को भी नष्ट करेगा। कॉलियोप्टेरॉन्स के अंतर्गत बीटल्स वगैरह जो होते हैं, क्या होते हैं, बीटल्स जो होते हैं, इन बीटल्स को भी मुख्य रूप से नष्ट करने का कार्य बीटी करता है, यानी बैसिलस thuringiensis के द्वारा। लेपिडोप्टेरॉन्स नेचर के जो इंसेक्ट होते हैं, लेपिडोप्टेरॉन्स के अंतर्गत जो आते हैं इंसेक्ट यानी बॉल वॉर्म, बेड वॉर्म वगैरह जो है उनको नष्ट करता है। डायप्टेरॉन्स के अंतर्गत हाउस फ्लाई या मॉस्किटो जो आते हैं उनको भी नष्ट करने का ये कार्य करता है। तीसरा, कॉलियोप्टेरॉन्स के अंतर्गत बीटल्स वगैरह जो आते हैं उनको भी मुख्य रूप से यह नष्ट करने का कार्य करता है। तो एक एग्जाम्पल आपको बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये मैं कह दूं जितना आईएमपी लिख सकते हो उस आईएमपी को लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये माइक्रोब्स का, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये माइक्रोब्स का। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, मिटाल दूं, चलिए मिटाल दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं और बता देता हूं, देखिए एक एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सुना होगा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जो पॉलीस्पोरम फंगस है, क्या ट्राइकोडर्मा किसके अंतर्गत आता है, फंगस के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस होता है, ठीक है। तो पॉलीस्पोरम फंगस होता है, यह मुख्य रूप से क्या होता है, यह रूट के साथ, जैसे कोई पेड़ पौधा है, ये सपोज दैट ये धरती है, धरती के नीचे ये क्या पाई जा रही है, रूट्स पाई जाती हैं, क्या ये रूट्स पाई जा रही हैं, ये सब रूट्स पाई जा रही हैं, और ये प्लांट्स है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट्स है। तो ये जो फंगस है, ये फंगस है, इस रूट्स के साथ एसोसिएट नहीं होता है, तो लिख दीजिए फंगस रूट्स के साथ एसोसिएट्स नहीं होता है। पहली बात तो ये आपको नोट करनी है, अर्थात तो ये कहां, ये सॉइल में पाया जाता है। ये रूट के साथ एसोसिएट्स, मतलब ये सोचो इसके साथ एसोसिएट होगा, इसके साथ एसोसिएट नहीं होगा। ये कहां, ये जो सॉइल पाई जाती है, ये जो सॉइल पाई जाती है इस पेड़ पौधों के जड़ के चारों ओर जो सॉइल्स पाई जाती है, इसमें मुख्य रूप से ये फंगस पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये क्या कार्य कर रहे हैं, यानी कि रूट्स, प्रोटेक्ट रूट्स फ्रॉम अदर सॉइल पैथोजेंस। इसमें क्या लिख सकती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, नहीं, रूट्स प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम हटा दीजिए यहां, प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम अदर सॉइल पैथोजेंस, यानी सॉइल्स में जो पैथोजेंस पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे मुख्य रूप से ये
ये फंगस है वह मुख्य रूप से बचाने का कार्य करता है। यह फंगस मुख्य रूप से बचाने का कार्य करता है, विशेष या ध्यान ये रख लीजिए। तीसरा मुख्य रूप से मैं बता दूं आपको जो एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा नंबर का एग्जाम्पल हुआ। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है आपका बैक्यूलो वायरस। कौन सा एग्जाम्पल है? बैक्यूलो वायरस। आपको मैंने क्या कहा था, आपको क्या कहा था, सीधे सीधे क्या बताया था कि बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आती है, फंगस इसके अंतर्गत आती है, वायरस मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? विशेष तौर पर मुख्य रूप से आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये बैक्टीरियो जो वायरस है आर्थ्रोपोडा के जीवों को मुख्य रूप से नष्ट करने का कार्य करते हैं। यह बर्ड्स, मैमल्स वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बर्ड्स और मैमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, अर्थात यह नैरो स्पेक्ट्रम होता है, यह नैरो स्पेक्ट्रम होता है। तो लिख दूं मैं, पहली बात लिखिए, क्या यह आर्थ्रोपोड्स के ऑर्गेनिज्म को नष्ट करता है? पहली बात। दूसरी बात मुख्य रूप से क्या लिखी जाएगी? ये मैमल्स, बर्ड्स को नष्ट नहीं करता। मैमल्स यानी आप और हम लोगों को इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, यह किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, अर्थात क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ स्पेशल इनके लिए कुछ जीवों को ही मुख्य रूप से नष्ट करने का कार्य करते हैं, और वह मैंने जीव लिख दी। आर्थ्रोपोड्स जैसे पैथोजेंस होंगे, कौन से, यहां मैं लिख दूं, यहां थोड़ा सा क्लियर नहीं लिख रहा, विजुअल नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो मैं यहां लिखे देता हूं आर्थ्रोपोड्स। क्या लिख दिया? आर्थ्रोपोड्स को मुख्य रूप से, आर्थ्रोपोड्स के ऑर्गेनिज्म को नष्ट करता है। ये मैमल्स, बर्ड को नष्ट नहीं करता, क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है, यानी इनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है, उन्हीं को मुख्य रूप से नष्ट करने का ये कार्य करेंगे। ये ये जो रहते हैं मुख्य रूप से वह न्यूक्लियो हेल्डो वायरस है। ये न्यूक्लियो मुख्य रूप से हेल्डो वायरस के रूप में जाने जाते हैं। ये बच्चों कौन से? न्यूक्लियो हेल्डो वायरस होते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या हुआ, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल। मैंने कौन कौन से अभी तक बताए एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल माइक्रोब्स के सिर्फ मैं बता रहा हूं। अब ये नहीं कि ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को नुकसान पहुंचाती है, या मुख्य रूप से लेडी बर्ड बीटल जो है एफिड्स को नुकसान पहुंचाती, वो एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म थे, वह इन माइक्रोब्स नहीं थे। माइक्रोब्स के अंतर्गत मैंने मुख्य रूप से कौन सा मुख्य एग्जाम्पल बताया? बेसिलस थ्रोएनजेनेसिस एग्जाम्पल बताया। आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, उसको ऐसे याद कर लीजिए कि स्वाभाविक है आपके ब्रेन से निकले ना। वह कॉटन, टमाटर, आलू, पेड़ पौधों पर आज मुख्य रूप से पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। विशेष तौर पर क्राइजीन, उसमें स्पेशल प्रकार के जीन पाए जाते हैं जो क्राइजीन कहलाते हैं, और यह क्राई प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो उस बैक्टीरिया में तो इनएक्टिव होती है, लेकिन बॉल वॉर्म जैसे ही उसको खाता है तो बॉल वॉर्म के एल्कलाइन नेचर के, मिडगट के एल्कलाइन नेचर के कारण वह एक्टिव होकर उस बॉल वॉर्म की आहार नाल, मिडगट की आहार नाल को मुख्य रूप से या मिडगट वाले भाग में छिद्रित कर देते हैं, जिसके कारण वह नष्ट हो जाता है। ये बताया मैंने आपको। क्लियर? दूसरा मुख्य रूप से एग्जाम्पल कौन सा बताया? ट्राइकोडर्मा। यह एक पॉलीस्पोरम नामक फंगस होता है। यह मुख्य रूप से पेड़ पौधों, यह जो है पेड़ पौधों के रूट के साथ एसोसिएट नहीं होता, उसकी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे पैथोजेंस, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरा मुख्य रूप से मैंने बैक्यूलो वायरस बताया। कौन सा वायरस बताया? बैक्यूलो वायरस बताया। और ये बैक्यूलो वायरस जो मुख्य रूप से है, यह न्यूक्लियो हेड्रो वायरस प्रकृति का है, जो मुख्य रूप से क्या है,
वायरस प्रकृति का, ये मैमल्स या बर्ड को नष्ट करता है, ये मैमल्स या बर्ड को नष्ट नहीं करता, उस पर नुकसान नहीं पहुंचाता, अर्थात नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ये आर्थ्रोपोड के ऑर्गेनिज्म को नष्ट करता है। विशेष ध्यान, अभी बीच में मुंह से ये निकल गया था ना 1 सेकंड के, मैमल से बर्ड को नष्ट करता, नष्ट नहीं करता है, विशेष ध्यान देना है, नष्ट नहीं करता है। आर्थ्रोपोड इंसेक्ट, मच्छर वगैरह को नुकसान पहुंचाता है, जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको माइक्रोब्स के अंतर्गत रटना है। वह लेडी बर्ड बीटल्स जो आपको मैंने बताया था, वह क्यों बताया था, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ड्रैगन फ्लाई का एग्जाम्पल क्यों लिया था, वह आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये तो पेस्ट हो गए उसके। अब ऐसी हर्बिसाइड्स बताया था, हर्बिसाइड्स में मुख्य रूप से क्या था, जो हर्ब्स को नष्ट करने वाले होते, खरपतवार को नष्ट करने वाले जो होते हैं उनका उपयोग, यानी खरपतवार, विशेष प्रकार की खरपतवार, आप और गेहूं उगा रहे हैं और खरपतवार उग जाए, अब उसको कैसे नष्ट किया जाए, तो उनको जो नष्ट करेंगे तो उसको बायो हर्बिसाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायो हर्बिसाइड्स के नाम से जाना जाता है। तो स्वाभाविक है, बायो हर्बिसाइड्स में मैंने आपका कौन सा लिया था, एक कैक्टस एग्जाम्पल लिया था, कैक्टस को नष्ट करने वाले कैक्टोब्लास्टिस, कैक्टोरम नामक इंसेक्ट है, वह मुख्य रूप से कैक्टस को नष्ट करता है। दूसरा लिया था फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा नामक फंगस, फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा नामक जो फंगस होता है, यह मुख्य रूप से मिल्क वाइट बीन को नष्ट करता है। नींबू वगैरह के जो बागान होते हैं, जो बाग होते हैं, जहाँ नींबू के पेड़ पौधे अधिक मात्रा में उगते हैं, तो वहाँ एक विशेष प्रकार की घास उगती है जिसको दूध घास या कौन सी घास कहा जाता है, मिल्क वीड वाइन्स के नाम से जाना जाता है, उसको नष्ट करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो ये आप मुख्य रूप से ये कर लीजिए। फिर इसके बाद आप बायो फर्टिलाइजर्स को मैं आपको बताता हूं, तो नोट कर लीजिए इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। तो ये आपको मैंने क्या पढ़ा दिया, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको क्राइजीन क्राई प्रोटीन को रट के डाल दीजिए, बेसिलस थ्यूजेनेसिस को रट के डाल दीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये देखिए भाई, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कुछ माइक्रोब्स का उपयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या अन्य मिनरल्स जैसे पदार्थों को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उनको कहा जाता है बायो फर्टिलाइजर्स। अर्थात केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग ना किया जाए, क्योंकि केमिकल के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं, ये आज आप और हम लोगों के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होती है। इधर तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये एनपीके मिल रहा है मार्केट में, यह मुख्य रूप से सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है, अर्थात सॉइल को बंजर बनाने का कार्य करता है। उस दौरान तो जब डाला जाता है, उस दौरान तो मुख्य रूप से फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है, लेकिन धीरे धीरे मुख्य रूप से क्या होता है कि यह सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को समाप्त करने का कार्य करता है। इस वजह से आज एग्रीकल्चर के जो वैज्ञानिक है, कृषि क्षेत्र के जो वैज्ञानिक हैं, मुख्य रूप से बायो फर्टिलाइजर्स पर अधिक जोर देते हैं। तो देखिए जी, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि माइक्रोब्स का उपयोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाए। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, देखिए फर्टिलाइजर्स 2 श्रेणी के होते हैं, केमिकल और बायो, दोनों का ही फंक्शन एक ही है। यह क्या है, यह मुख्य रूप से क्या है, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट किया, यानी कि उपजाऊ क्षमता को इंक्रीज किया। दूसरी भाषा में लिख दें, उपजाऊ क्षमता को इंक्रीज करते हैं,
यानी बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इनके रूप में ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स का आज यूज किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है, माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म का मुख्य रूप से यूज किया जा रहा है। ये दो प्रकार के होते, देखिए वैज्ञानिक ये कहते हैं, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इन केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ना किया जाए, इन केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बिल्कुल ना किया जाए। आज हमारे द्वारा जो बायो फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हैं उन्हीं का उपयोग किया जाए। ये बायो फर्टिलाइजर विशेष तौर पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। तो देखिए ये दो कैटेगरीज में होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर दो कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी का होता है, फर्स्ट सुन लीजिए, सुनिए, नॉन सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक या इनको फ्री लिविंग कहा जाता है। क्या नॉन सिम्बायोटिक या मुख्य रूप से ये कौन से होते हैं, फ्री लिविंग नेचर के होते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सिर्फ आप और हम लोग पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, एजेटो वेक्टर, एजेटो वेक्टर एजो स्पाइरिलम, स्पाइरिलम यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। जो वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, जो वातावरण में नाइट्रोजन का पेड़ पौधे तो उपयोग कर नहीं सकते, पेड़ पौधे तो उपयोग नहीं कर सकते, और जबकि वातावरण में ही सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आप लोगों को पता है। तो इस वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का जो कार्य करते हैं वह मुख्य रूप से कौन करता है, एजेटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम के द्वारा किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ग्रीन ब्लू एल्गी, जीबीए, इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन ब्लू एल्गी। क्या कह दिया, ग्रीन ब्लू एल्गी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया, क्या कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, क्लियर, ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आप एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, नॉस्टॉक, क्या नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया चावल की फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, विशेष ध्यान रखना, चावल की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक मुख्य रूप से होता है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में मुख्य रूप से क्या, ये हेटेरोसिस्ट होती हैं, ये क्या होती है, हेटेरोसिस्ट इनको कहा जाता है, हेटेरोसिस्ट होती हैं। ये मुख्य रूप से हेटेरोसिस्ट ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल ले लीजिए, एनाबीना, क्या, एनाबीना मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यह आपके जो स्वाभाविक है कि एजोला जो मुख्य रूप से जो है, क्या ये जो है एनाबीना स्वाभाविक है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत कौन सा, ऑसिलेटोरिया, क्या, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया में भी भाई कंडीशन होगी, यह एग्जाम्पल ले दूं मैं, ऑसिलेटोरिया। ये सभी जो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं ये नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि नॉन सिम्बायोटिक से तात्पर्य है आपका सीधे सीधे क्या है, यह पेड़ पौधों के साथ सहजीविता कंडीशन नहीं करते, स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, और स्वतंत्र रहकर वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का पेड़ पौधों के लिए स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। कौन सी नाइट्रोजन, देखिए ये नाइट्रोजन है, तो स्वाभाविक है कि ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलेंगे, अमोनिया से NO2 में बदलेगा, और ये पेड़ पौधों को उपलब्ध करा दी जाएगी। किसको उपलब्ध करा दी जाएगी, पेड़ पौधों को उपलब्ध करा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको बताया जाता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले ये सूक्ष्म जीव हैं, ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं, जो स्वाभाविक है सीधे सीधे आपके क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। पहली कैटेगरी आपकी ये हुई। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी आती, सिम्बायोटिक, अर्थात इस प्रकार के माइक्रोब्स, इस प्रकार के माइक्रोब्स जो
पेड़ पौधों की जड़ के साथ मुख्य रूप से सहजीविता करने का कार्य करते हैं, यानी कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। पेड़ पौधा इन सूक्ष्म जीवों को लाभ पहुंचाए और सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों को लाभ पहुंचाए, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक कहा जाता है। तो प्रकृति में मुख्य रूप से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जाते हैं जो सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं। जो किस नेचर के होते हैं? सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सिम्बायोटिक नेचर वाले। देखिए, ये मैंने मिटा दिया ये चीज। अब सिम्बायोटिक नेचर में मुख्य रूप से एग्जाम्पल आपको देखना है। किसमें एग्जाम्पल देखना है? सिम्बायोटिक में। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार के माइक्रोब्स, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो पेड़ पौधों के साथ सहजीवता व्यक्त करते हैं, यानी एसोसिएट हो जाते हैं, पेड़ पौधों के साथ एसोसिएट होते हैं, ये प्लांट्स के साथ एसोसिएट्स हो जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल में मुख्य रूप से कौन कौन से आएंगे? आपने एक सुना होगा राइजोबियम। आपने कौन सा सुना होगा? राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस, कौन से पेड़ पौधों? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएट होते हैं। कौन से प्लांट्स के साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी दलहनी कुल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके साथ मुख्य रूप से यह सहजीवता व्यक्त करते हैं। ये क्या करते हैं? मुख्य रूप से जैसे ही इस राइजो बैक्टीरियम पहुंचता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, तो उनकी जड़ों में एक गांठ जैसी संरचना बना देती है, नोट्स बना देते हैं। आप अरहर की या दाल, मतलब किसी भी प्रकार के दाल के पेड़ पौधों को उखाड़ के देखना, तो उनकी रूट्स देखोगे, उस रूट्स में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। उस गांठ में मुख्य रूप से राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वह राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। इस प्रकार से यह पेड़ पौधों को तो वातावरण की नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है, पेड़ पौधों को वातावरण की नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इसके बदले में मुख्य रूप से पेड़ पौधा इसको रहने के लिए स्थान दे रहा है एवं भोजन प्रोवाइड कराता है, रहने के लिए स्थान देता है एवं भोजन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। तो दोनों को लाभ हो गया। पेड़ पौधों को लाभ हुआ कि नाइट्रोजन मिल गई, और इस बैक्टीरिया को लाभ हो गया कि इसको भोजन प्राप्त हो गया। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपने सुना होगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया यह मुख्य रूप से क्या है? ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जो रहते हैं, नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उसके साथ मुख्य रूप से सहजीवता व्यक्त करता है। क्या? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसके साथ मुख्य रूप से सहजीवता व्यक्त करता है। और इसका जो प्लांट्स है, देखिए प्लांट्स है कौन सा? एग्जाम्पल मैं ले देता हूं इस प्लांट्स का, एलनस। एलनस प्लांट्स के साथ मुख्य रूप से क्या करता है? सहजीवता व्यक्त करता है और उसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा जो एग्जाम्पल आता है माइकोराइजा। तीसरा एग्जाम्पल मुख्य रूप से कौन सा आता है? माइकोराइजा। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? प्लांट्स रूट, प्लांट्स रूट एंड फंगस, फंगस के एसोसिएशंस को क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। देखिए एक विशेष तौर पर एक शब्द आता है, विशेष तौर पर क्या स्टूडेंट गलती कर जाता है कि लाइकेंस, लाइकेंस को यहां मान लेता है। लाइकेंस की आप दिमाग में मत लाना। लाइकेंस क्या है? शैवाल और कवक की सहजीवता है। लाइकेंस शैवाल और कवक की सहजीवता है, विशेष तौर पर ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। आप हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा किसके बीच का एसोसिएशन है?
किसके बीच की सहजीविता है? पेड़ पौधों के रूट्स की, पेड़ पौधों के रूट्स की एवं फंगस के बीच की मुख्य रूप से सहजीविता क्या कहलाती है? माइकोराइजा कहलाती है। तो प्लांट्स में जैसे एग्जांपल मैं ले देता हूं पाइनस। पाइनस जो प्लांट्स है, और फंगस का एग्जांपल मैं ले देता हूं, एक अच्छा सा एग्जांपल है ग्लोमस। कौन सा? ग्लोमस फंगस है। ग्लोमस फंगस, ये दोनों मुख्य रूप से सहजीविता व्यक्त करते हैं। ये दोनों साथ साथ रहकर सहजीविता व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से साथ साथ रहते हैं? तो देखिए, सपोज दैट ये कोई प्लांट्स है, इस प्लांट्स की ये रूट्स हैं। ये देखिए, ये प्लांट्स बना दिया मैंने। ये क्या बनाया? प्लांट्स बनाया। ये क्या है? रूट्स हैं। ये क्या है? रूट्स हैं। ये अब मुख्य रूप से क्या होता है कि इनके बीच बीच में, इनके बीच बीच में ये फंगस पाए जाते हैं। क्या इस प्रकार से फंगस पाए जाते हैं? ये फंगस क्या कहला रहा है? ग्लोमस फंगस है। ये प्लांट्स कौन सा है? ये पाइनस है। ये कौन सा है? पाइनस प्लांट्स है। पाइनस प्लांट्स की एक विशेषता होती है कि यह मुख्य रूप से स्टेराइल भूमि में नहीं उगता, अर्थात ऐसी भूमि जहां मुख्य रूप से बंजर एक टाइप की होती है, तो उस भूमि में नहीं उगता है। विशेष तौर पर यह ध्यान रखेंगे। वहां मुख्य रूप से जब फंगस होता है उसी दौरान यह वृद्धि करता है। पाइनस पेड़ पौधा फंगस की उपस्थिति में ही वृद्धि करता है, ये ध्यान में आपको रखना है। इन दोनों के एसोसिएशन को ही क्या कहा जा रहा है? माइकोराइजा कहा जाता है। कैसे एसोसिएशन होता है? ये क्या है? रूट्स है। ये मुख्य रूप से क्या है? ग्लोमस है। ये क्या है? ग्लोमस नामक फंगस है। ये क्या है? ग्लोमस। देखिए, ब्लैक कलर का जो बनाया गया, ये ग्लोमस नामक फंगस है। इस प्रकार से आपस में सहजीविता व्यक्त कर रहे हैं। तो ये ग्लोमस फंगस क्या करता है? इसके लिए मिनरल उपलब्ध कराता है। पेड़ पौधे पाइनस के लिए खनिज लवण को उपलब्ध करा रहा है। तो यहां देखिए, मैं लिख रहा हूं, ये खनिज लवण यानी कि मिनरल्स उपलब्ध कराता है पेड़ पौधों को। मैं खनिज लवण उपलब्ध कराता है पाइनस को। सीधे लिख दो, पाइनस का जब एग्जांपल ले रहे हैं तो पाइनस को मुख्य रूप से क्या कराया इसने? खनिज लवण। अब क्या पाइनस फंगस नहीं होगा तो पाइनस खनिज लवण को अवशोषित नहीं करेगा? यानी पेड़ पौधे की जड़ क्या लवण को अवशोषित नहीं करेंगी? करेंगी। लेकिन फंगस की उपस्थिति में मुख्य रूप से फंगस इनको खनिज लवण बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध करा देता है, जितना कि पेड़ पौधों की रूट्स नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंगस की ये जो हाइपी है, फंगस की ये जो हाइपी है, ये हाइपी मुख्य रूप से क्या बहुत लंबी होती है। ये हाइपी जो होती है, मतलब हाइपी कहा जाए, इनके जो तंतु होते हैं बहुत अधिक लंबे होते हैं इस फंगस के, जिसके कारण से यह बहुत अधिक मात्रा में खनिज लवण यानी मिनरल्स को पेड़ पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में खनिज लवण उपलब्ध कराता है सामान्य पेड़ पौधों की अपेक्षा। तो ये मुख्य रूप से आपका सीधे सीधे क्या होता है? तीसरा एग्जाम्पल माइकोराइजा। विशेष तौर पर मुख्य रूप से इसको आपको याद करना है, माइकोराइजा को आपको याद करना है। कैसे? देखिए, अभी तक मैंने आपको सिम्बायोटिक में मुख्य रूप से क्या पढ़ाया? माइक्रोस बायो फर्टिलाइजर्स में आपको दो प्रकार के बताए थे फर्टिलाइजर्स। क्या? फर्टिलाइजर्स में आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स आज आप और हम लोगों के लिए हानिकारक हैं दो रूपों में। क्यों? क्योंकि जब आप और हम लोग फसल को खाते हैं तो अपने शरीर में मुख्य रूप से ये पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरा क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स का हानिकारक होता है कि ये जब भूमि पर अधिक मात्रा में डाले जाते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करने का कार्य करते हैं। इस वजह से वैज्ञानिकों के दिमाग में आया, क्यों ना हम माइक्रोब्स का उपयोग करके फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। क्रॉप्स की जो क्षमता होती है, उस क्रॉप्स की क्षमता को क्यों ना बढ़ाया जाए। तो इस वजह से दो प्रकार के मुख्य रूप से माइक्रोब्स का उपयोग किया गया। एक तो फ्री लिविंग माइक्रोब्स को उपयोग किया गया, ये मैंने आपको बताया था। फ्री लिविंग मतलब नॉन सिम्बायोटिक, यानी कि यह किसी के साथ मुख्य रूप से अपनी सहजीविता नहीं रखती, यह स्वतंत्र घूमते रहते। भैया हम तो स्वतंत्र घूम रहे हैं, जी लो, स्वतंत्र घूम रहे हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं, हम अपना काम कर देंगे और चले जाएंगे। ठीक है? तो ये मुख्य रूप से क्या होती है? फ्री लिविंग होती है।
कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक नेचर के मुख्य रूप से आते हैं। इसके अंतर्गत मैंने एग्जाम्पल बताए थे, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एग्जाम्पल बताया था आपको, मुख्य रूप से ग्रीन ब्लू एल्गी एग्जाम्पल बताया था, साइनोबैक्टीरिया जिसके अंतर्गत, दूसरा नॉस्टॉक एग्जाम्पल बताया था, एनाबीना मुख्य रूप से एग्जाम्पल बताया था, जो फ्री लिविंग नेचर के मुख्य रूप से होते हैं। ये किसी न किसी के साथ भी सिम्बायोटिक स्थिति को व्यक्त नहीं करते हैं, इस वजह से इनको नॉन सिम्बायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। पहला मुख्य रूप से आपका ये कहानी समाप्त होती है। क्या ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। विशेष ध्यान रखना, ये माइक्रोब्स जो है वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों को जिससे नाइट्रोजन मिल सके। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया सिम्बायोटिक का। सिम्बायोटिक में मुख्य रूप से 3 एग्जाम्पल लिए। एक तो राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सहजीवता व्यक्त करता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स अर्थात दलहनी कुल के जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी रूट्स में गांठें पाई जाती हैं। देखा तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया इस पेड़ पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है, उसके बदले में ये मुख्य रूप से उनको भोजन उपलब्ध कराते थे, यानी दोनों को लाभ हो गया। ये एग्जाम्पल बताया। दूसरा बताया फ्रैंकिया का एग्जाम्पल। फ्रैंकिया में मैंने आपको क्या बताया था कि ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स किसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, तो ये उनकी सहजीवता बताई थी। तीसरा मैंने जो बताया था वह आपका किसका एग्जाम्पल बताया, माइकोराइजा का। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा मुख्य रूप से होता है एसोसिएट्स ऑफ 2 लिविंग बीइंग्स इज ए प्लांट्स एंड ए फंगस। प्लांट्स कौन सा, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया था प्लांट्स का, पाइनस का लिया था, और फंगस में कौन सा लिया था, सीधे सीधे ये देखिए ग्लोमस फंगस लिया था। इन दोनों के एसोसिएशन को क्या कहा जा रहा है, माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। ग्लोमस जो फंगस है वह रूट्स में के साथ जुड़ा हुआ रहता है, रूट्स के साथ जुड़ा रहता है। तो यह मुख्य रूप से क्या कर देता है, इसकी हाइपी बहुत लंबी होती है, इसकी हाइपी बहुत अधिक लंबी होती है, इस वजह से यह मिनरल्स को अवशोषित करता है या मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। विशेष तौर पर मिनरल्स में भी कौन सा मिनरल्स होगा, फास्फोरस। कौन सा मिनरल्स होगा, फास्फोरस को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करने का कार्य करता है। भैया इन्होंने तो मुख्य रूप से इसके लिए कार्य कर दिया। पेड़ पौधा इसको क्या देगा, पेड़ पौधा मुख्य रूप से इसको भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करता है, अर्थात ग्लूकोज उपलब्ध कराने का कार्य करता है फंगस को। इस प्रकार से आपको ये फर्टिलाइजर्स के रूप में माइक्रोब्स का उपयोग मैंने आपको बताया। बिल्कुल हूबहू वही जो आपकी एनसीईआरटी में दिया, और एनसीईआरटी में जो दिया है वह ना तो 12th के एग्जाम से बाहर जा सकता है और ना किसी भी नीट मेडिकल एग्जाम के बाहर जा सकता है। तो ये आप इसका ले लीजिए जरा एक सुंदर सा फोटो और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे सामने जो छात्र बैठे हैं वह तो फोटो ले लीजिए, और जो मेरे अदृश्य छात्र हैं, मेरे अदृश्य जो बच्चे हैं, वह मुख्य रूप से क्या ले लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों विशेष ध्यान रखें, जरा लाइक करते रहें, एनर्जी आती है मेरे में, लाइक आप करेंगे तो एनर्जी मेरे में आएगी, इतना ही मैं अच्छे ढंग से और प्रेजेंट्स करूंगा। दूसरा मुख्य रूप से मैं क्या करूंगा, आपको आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जिससे मुख्य रूप से मेरा थोड़ा सा मतलब चैनल बढ़ेगा, और शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए अपने मुख्य रूप से मेरे जैसे एक शिक्षक जो है, इस शिक्षक के इस चैनल को फैला दीजिए चारों तरफ, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिले। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।